सारे डर की वजह से हम क्या करते हैं, जेल के थ्रू और थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जेल को यूटिलाइज नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, दिस इज स्ट्रॉन्ग एनफ, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, इसे हम यूज करते हैं टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने वाला जो प्रोसेस है, जो डीएनए मैंने लिया हुआ है जेल के अंदर अभी जो प्रेजेंट है, उसे मैं सिंपली क्या करूंगा, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करूंगा। ये जो प्रोसेस, ट्रांसफर वाला प्रोसेस होता है, उसे कहा जाता है साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत लोग बस इतना ही बोल दिया जाता है कि डीएनए जेल है, जेल के ऊपर मैंने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को प्रेस कर दिया। अब प्रेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। सारे के सारे आएंगे, सारे के सारे डीएनए आ जाएंगे, नो डाउट। एज द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज, कुछ ना कुछ डीएनए आ ही जाएंगे, लेकिन सारे के सारे आ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ये कहता है कि एक डीएनए, एक जेल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ना डीएनए को अगर यहाँ से निकाल के इसके अंदर लाना है, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर लाना है, तो इस मेम्ब्रेन को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस जेल के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। एंड प्लेस करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके यहाँ से फोर्स, पीछे से ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के अंदर जो हम क्लासरूम के अंदर स्पॉन्ज यूज करते हैं इरेज करने के लिए, चॉक डस्ट रिमूव करने के लिए, उस स्पॉन्ज के नीचे से अगर मैं वाटर स्प्रे करूं तो क्या होगा, स्पॉन्ज के अंदर जो पोर के अंदर जो डस्ट है, जो चॉक डस्ट लगा रहता है, वो सारे के सारे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इमेजिन करो, ये जेल है, ठीक है, जेल पोरस जेल है जिसके पोर के अंदर कहीं ना कहीं पे डीएनए है। अगर मैं नीचे से वाटर स्प्रे करूं तो ड्यू टू द माइन्यूट पोर साइज ऑफ द जेल, वहां पे क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा। और कैपिलरी राइज की वजह से क्या होगा, उस कैपिलरी राइज की वजह से जो बफर सॉल्यूशन का ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, उसके फोर्स से डीएनए क्या हो जाएंगे, उस जेल से निकल जाएंगे। उसके ऊपर हमने प्लेस क्या किया हुआ है, हमने उसके ऊपर प्लेस किया हुआ है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो नीचे से अगर डीएनए को मैं पुश करूं, बफर सॉल्यूशन देके पुश करूं, तो वो ऊपर जाएगा एंड इट इमीडिएटली वो एग्जैक्ट लोकेशन पे इस मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, बिकॉज द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज। एक बार नेगेटिव चार्ज का डीएनए अगर पॉजिटिव चार्ज में आके अटैच हो गया तो उसके बाद उसका डिसलोकेट होने का कोई चांसेस नहीं बनता। ठीक है, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न ब्लॉटिंग में ओवरऑली क्या किया जा रहा है, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में मैंने जो जेल लिया हुआ है, मैं एक वेसल ले रहा हूं यहां पे, इस वेसल के अंदर मैंने बफर प्लेस किया, दिस इज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड अल्कली हम नहीं लेंगे बिकॉज डीएनए का जो प्रॉपर्टी होता है डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी, वो ब्रेक होने का चांसेस रहता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होने का चांसेस रहता है। तो पीएच वैल्यू अल्टर ना करें, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं। इस बफर सॉल्यूशन के ऊपर हमने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेस्ट किया था, उस जेल को हमने प्लेस किया हुआ है। रिमेंबर दिस जेल इज ऑलमोस्ट लाइक ए स्पॉन्ज जो हम क्लासरूम के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पे पोर है एंड डीएनए पार्टिकल्स भी इस तरह से रैंडमली प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने प्लेस किया नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, दिस इज द नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। उसके ऊपर मैंने प्लेस किया एक पेपर टॉवल टू एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर कंटेंट। एंड उसके ऊपर फाइनली मैंने प्लेस किया एक वेट। ठीक है, वेट मैंने प्लेस कर दिया। अब वेट की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ प्रेस होगा, कौन, जेल अगर नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है दैट मीन्स कैपिलरी राइज होगा बफर सॉल्यूशन का। और ये कैपिलरी राइज क्या करेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ऊपर क्या है, ये है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, दिस इज द जेल, दिस इज बफर, दिस इज पेपर टॉवल एंड दिस वन इज वेट। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट हो गया। अब
कैपिलरी राइज की वजह से बफर क्या कर रहा है, बफर सिंपली जेल के अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। जैसे ऊपर मूव करेगा, जेल को जैसे ही क्रॉस करेगा, इमीडिएटली इसे मिलेगा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो एज सुन एज the DNA fragments leave the gel, they face the nitrocellulose membrane which is positively charged. Immediately ये जाके कहाँ पे, इस जगह पे इस तरह से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो टेक्निक होता है उसके बाद जो भी बफर ऊपर की तरफ आ रहा है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत जो गीला होगा उसे फिर से सोक करने के लिए पेपर टॉवल हमने यूज किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो टेक्निक है, transformation of DNA fragments from gel to the nitrocellulose membrane is known as Southern blotting technique, and this Southern blotting technique was first invented by E.M. Southern। ठीक है, E.M. Southern ने उसे पहले इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम के बेसिस पे हमने इसे नेमिंग कर दिया है क्या, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ये होता है साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब यहाँ पे हो क्या किया, एनसीएम और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर अभी डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, उसे प्रो हाइब्रिडाइज करना है। रिमेंबर, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हम क्लीव कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में उसे अल्कली ट्रीटमेंट करके डीनेचर कर चुके हैं, जो स्टेप मैंने स्किप किया हुआ था। ठीक है, दैट इज नॉट ए मेजर स्टेप बिकॉज प्रो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो अल्टरनेटिव। तो वहाँ पे एक बार हमने उसे डीनेचर कर दिया, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया है। अब मुझे क्या करना है, प्रो हाइब्रिडाइज करना है। अभी प्रो हाइब्रिडाइज करने का मतलब, हाँ यहाँ पे और एक चीज भी मैं क्लियर कर दूं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आने के बाद डीनेचुरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। अगर शुरू से नहीं किए हुए हैं तो एनसीएम के ऊपर भी डीनेचुरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज अल्कली ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अल्कली वहां पे हीट प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे अल्कली ट्रीटमेंट किया जाता है। अल्कली ट्रीटमेंट का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा एंड एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को वहाँ पे प्लेस करवा देगा, दूसरे को वॉश आउट करवा देगा। तो उस प्रोसेस को भी कैरी आउट किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए क्या नहीं, अगर जेल के ऊपर अगर करोगे तो भी हो सकता है, पॉसिबल होगा, बट प्रॉब्लम इज उस अगर वो जेल है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो वो टूटने का भी चांस है ना, इसलिए नहीं किया जाता, प्रिफर नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट स्टेप इज योर प्रो हाइब्रिडेशन। प्रो हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में ये हम बात कर चुके हैं। जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ, क्योंकि हमें फ्लैंकिंग सीक्वेंस पता था, ठीक है, और एक फ्लैंकिंग सीक्वेंस पता है मतलब क्या है, फ्लैंकिंग सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री हमने रेडियो लेवल आइसोटोप यूज करके, सपोज फ्लैंकिंग रीजन इज ATCGC ये हो गया मेरा फ्लैंकिंग सीक्वेंस, जहाँ पे जिस पॉइंट पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्लेव किया हुआ है वहां से ये शुरू हुआ है। अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटा सा VNTR खुद अपने लैब में डिजाइन कर सकता हूँ बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, दैट इज P32 यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे TAGCGATT एंड दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स आर रेडियो लेवल्ड, क्योंकि यहाँ पे P32 यूज किया हुआ है। अब इस टाइप का सीक्वेंस में डिजाइन मैंने कर लिया है। मुझे सिंपली क्या करना है, नाइट्रोसेलुलोज और साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बाद इन प्रोब्स को, जो स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोब्स हैं जो लैब में आर्टिफिशियली डिजाइन किए गए हैं, इन प्रोब्स को मुझे सिंपली इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर पोर करना है, जिसकी वजह से फायदा क्या है, ये जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्रिएटेड हैं ये अपने ओरिजिनल सीक्वेंस में इसी को कंटेन कर रहे हैं। जो भी फ्रेगमेंट है सारे के सारे फ्रेगमेंट्स इसी से शुरू हुए हैं, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से। तो जो भी प्रोब मैंने दिया हुआ है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सीक्वेंस। तो हर डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर इनिशियल पोर्शन में कौन सा पार्ट है, इनिशियल पोर्शन में यही पार्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर किसी पार्ट में ये वाला सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है।
तो मैं जो प्रोब यूज कर रहा हूँ वो प्रोब सिंपली कहाँ जाएगा, वो प्रोब सिंपली अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के पास जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। नाउ दीज आर द प्रोब्स, ठीक है। क्योंकि पहला जो डीएनए हम हमारा नो डाउट हमने एज्यूम कर लिया था कि सेपरेट हो गए होंगे, दिख तो नहीं रहा है डीएनए। अब डीएनए अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बताऊं कैसे कि कहाँ कहाँ पे डीएनए प्रेजेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पे सेपरेट होके प्रेजेंट है अभी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोब हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जस्ट टू विजुअलाइज अंडर यूवी रे और एक्सरे, नॉट यूवी रे, एक्सरे। तो एक्सरे के अंदर अब जब मैंने प्रोब डिजाइन प्रोब जो रेडियो एक्टिव प्रोब मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे, अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस पर्टिकुलर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को ले जाके एक्सरे के ऊपर इसको पास करवाना है। अब एक्सरे इसके ऊपर जब पास करेगा तब ये एक लाइट पिंक कलर और लाइट ऑरेंज कलर का एक कलर जनरेट करता है, जिसकी वजह से मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि जो भी प्रोब, क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडियो लेबल्ड आइसोटोप की वजह से ही एक्सरे के अंदर वो एक फ्लोरोसेंट कलर जनरेट कर रहा है। तो मेरा एजम्पशन क्या होगा यहाँ पे, मेरा कंक्लूजन क्या होगा, जहां जहां पे फ्लोरोसेंट कलर जनरेट हुआ है वहां पे दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर प्रेजेंट। और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसके साथ हाइब्रिडाइज हुए होंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है। तो वहां पे कंक्लूजन में क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, वहां पे सिंपली ये बोला जा सकता है कि जहां जहां पे फ्लोरोसेंट कलर जनरेट हो रहा है उन सारी जगह पे डीएनए फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया डीएनए फ्रेगमेंट, 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 ठीक है। ये हो गया एक इंडिविजुअल का जो डीएनए सेपरेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ये जो एक्सरे के अंदर उसे देखने वाला जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स कॉमन होते हैं इन ऑल द केसेस। मतलब अगर मेरे पास डिफरेंट जो कलेक्टेड सैंपल है क्राइम स्पॉट से जो मैंने कलेक्ट किया हुआ है वो क्यों सबको, और किस किस का प्रॉब्लम है,